A very good evening to all of you, children. The today's topic of study is human respiratory system and plant gas exchange. देखिए, हम लोग अभी तक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। आज हम लोग आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है और साथ में प्लांट गैसेस एक्सचेंज कौन कौन से तरीके से होता है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का रिमूवल होता है। ये बात आप लोग होपफुली आप लोग जानते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। देखो, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग किन चीजों से बना है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल आप किस चीज को करते हैं? तो आप बोलेंगे हम एयर को इनहेल करते हैं। डोंट से कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, हमको क्या बोलना है? हम एयर इनहेल करते हैं। और किसको एक्सेल आउट करते हैं? हम एयर को ही एक्सेल आउट करते हैं। ऑल्दो जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है और जो एक्सेल करते हैं उसमें CO2 का परसेंटेज ज्यादा होता है। इस कारण से कई बार आप लोग ऐसा बोल देते हैं, अदरवाइज आप एयर को ही इनहेल कर रहे हैं, एयर को ही एक्सेल कर रहे हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है किन चीजों से बना है, तो थोड़ा सा आप इस डायग्राम को देखिए। तो ये आपकी माउथ कैविटी है और ये आपकी नेसल कैविटी है। ठीक है, यहाँ पर नेसल पोर्स होते हैं। नेसल पोर्स यानी आपकी नोज के पोर्स, जो कि दो होते हैं, जिसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो नॉस्ट्रिल किसको कहते हैं? नेसल पोर्स को, नोज के पोर्स को। ये नेसल कैविटी है। कैविटी मतलब स्पेस है, जगह है। यहाँ पे माउथ कैविटी है। ये जहां पर मिलती है, यानी माउथ कैविटी और नेसल कैविटी जहां पर मिलती है, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स इज नथिंग बट द जंक्शन वेयर द नेसल कैविटी एंड द माउथ कैविटी मीट्स, या नेसल पैसेज एंड ओरल पैसेज मीट्स। ओरल मतलब अगेन माउथ। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट आपको बताया गया है एपिग्लोटिस। ये है एपिग्लोटिस, यहाँ लिखा हुआ है। इधर कहीं एपिग्लोटिस होता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? अब आप देखो, ये आपका माउथ का रास्ता है और ये एयर का रास्ता है। तो माउथ का रास्ता और एयर का रास्ता यहाँ मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि जो खाना आपने खाया वो गलती से इधर आ जाए जहां से एयर जानी थी, जिसको आप ट्रेकिया या विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, और जो खाना है वो एक्चुअली यहाँ ईसोफेगस यानी फूड पाइप से जाता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक वॉल्व है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो बंद हो जाता है, खुल जाता है, जिसका काम ये होता है, इट प्रिवेंट्स द फूड पार्टिकल टू एंटर इनटू द विंड पाइप। ये विंड पाइप में फूड पार्टिकल को जाने से रोकता है। यहाँ पर ये फेरिंग्स के तीन पार्ट बता रखे हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। ये सब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्योंकि ये फेरिंग्स एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो नेसो यानी डेफिनेटली नेसल पोर से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, ओरल है, नेसल है। ये सब फेरिंग्स के जनरली टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज ट्रेकिया बताया। देखियो, ट्रेकिया को आप लोग क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। ये जो विंड पाइप है, इसको एक पाइप जैसा आप समझो, जिसके अंदर एक कोई स्प्रिंग फंसा दी। तो कोई वो जो स्प्रिंग है क्यों फंसाई गई है? जैसे एक पानी देने के पाइप में एक स्प्रिंग आप डाल दो, तो उससे क्या होगा? वो पाइप दबेगा नहीं, वो अपने शेप में रहेगा। इसी तरीके से ट्रेकिया कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो एक सी शेप की रिंग होती है। ये सी शेप की जो रिंग होती है, ये ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से रोकती है या बचाती है। आप एक चीज देखो, जैसे मैं यहाँ पे रिंग रेड से बना रहा हूँ, देखो ये इस टाइप की रिंग होती है। यहाँ पर ये इस टाइप की, ये सी शेप की होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सी शेप की क्यों है, पूरी ऐसी सर्कुलर क्यों नहीं हो गई? ऐसा क्यों किया कि वहां पर एक तरफ से ये ओपन एंडेड हो गई, एक तरफ से क्लोज एंडेड हो गई? तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे जा रहा है फूड पाइप ईसोफेगस, जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि इसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। तो ऐसा ना हो कि जो फूड का जो मूवमेंट है, दैट इज द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ईसोफेगस का जो मूवमेंट है, जिसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो वेव लाइक मूवमेंट होता है, उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। इस कारण से ये रिंग सी शेप की है, पूरी सर्कुलर नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? तो एक तरफ से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस कारण से ये रिंग सी शेप की होती है, और दूसरी तरफ से ये इस तरीके से पैक होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में।
अब आप देखो कुछ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाइस, ये हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये नोस हो गई, ये नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब नोस के पोर्स, ये नोस है या नेसल कैविटी है, ये नेसल पैसेज, ये यहाँ पर मिला फेरिंग्स, तो ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी और नेसल कैविटी जहां पर मिली वो फेरिंग्स है। अब यहां से ये ईसोफेगस यानी फूड पाइप चालू हो रहा है, वो आप देख रहे हैं ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं जो बंद हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि फूड पार्टिकल यहाँ विंड पाइप में आ जाए, इस कारण से ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब भी आप कुछ उतारते हैं, जब आप स्वेलो करते हैं, in that particular case the epiglottis shuts down and prevents the food particle to enter into the windpipe. Coming to this larynx या voice box, ये voice box हो गया, and this is trachea also called as windpipe which is covered by a C-shaped ring that is made up of a cartilage, वो cartilage की बनती है। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ब्रोंकस या ब्रोंकाई। आपसे पूछा जाएगा विच स्ट्रक्चर एंटर्स द लंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंटर्स द लंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप बोलेंगे ब्रोंकाई या ब्रोंकस। यहां भी सी शेप की रिंग होती है, ध्यान रखना, यानी ट्रेकिया में भी है और ब्रोंकाई में भी है। अब फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में टूट जाती है, यानी ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेस होगी, सो दिस आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स, इनको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और फाइनली यहाँ पे एल्विलाइस होते हैं। एल्विलाइस वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, एल्विलाइस वो छोटे छोटे पोर्स हैं जहां पर एयर आने के बाद ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में। कैसे जाती है ब्लड में, ये नेक्स्ट जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है। तो सपोज करो कि एक तरफ से ब्लड वेसल्स आ रही है, जैसे सपोज यहाँ से मैं बना देता हूँ, ये ब्लड वेसल्स है जो ये यहाँ पर रन कर रही है। जब ब्लड वेसल्स लंग्स के पास में से निकलती है, तो ये जो एल्विलाइस होते हैं, ये एल्विलाइस है, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर बहुत सारे एल्विलाइस होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्विलाइस होते हैं। ठीक है, इन मिलियंस ऑफ एल्विलाइस में कौन सी गैस आ जाती है, ब्लड से CO2 आ जाती है, और कौन सी गैस इन एल्विलाइज से ब्लड में चली जाती है, तो आप बोलते हैं ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आई है, जो एयर आई है उसमें से आई है, तो इन एल्विलाइज से ऑक्सीजन आ गई किस में, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से CO2 आ गई किस में, एल्विलाइज में। तो ये एल्विलाइज से होती हुई फिर ये बाहर निकल जाती है और नई एयर आती रहती है। एक के पीछे एक ऑक्सीजन के कई मॉलिक्यूल्स आते जाते हैं, एक के पीछे एक CO2 के कई मॉलिक्यूल्स जाते जाते हैं। लेकिन जो एयर आई थी ऑक्सीजन लेके, वही एयर CO2 को लेकर निकल जाती है। एक्चुअली वही एयर से मतलब है, तो प्रोसेस चल रही है लगातार, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं एयर की हेल्प से। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड फाइनली एल्वियोलर, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, ये कुछ चीज़ें बता रखी है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो जाता है, कैसे ऑक्सीजन ब्लड में आ गई और कैसे ब्लड से CO2 एल्विलाइस में चली गई। तो आप ध्यान रखना ये एल्विलाइस है क्या, ये बलून लाइक एयर सैक होते हैं, और ये बहुत थिन वॉल होती है, इसमें 1 सेल थिक होती है, बहुत थिन वॉल होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और सरफेस एरिया बड़ा होने से क्या डिफ्यूजन के थ्रू जो एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखो आपने पढ़ा कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैसे हुआ, या ब्रीदिंग की हम लोग बात करें कैसे हुई, तो नॉस्ट्रिल की हेल्प से, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हेल्प से। लेकिन प्लांट्स के पास तो रेस्पिरेशन के लिए ऐसे कोई ऑर्गन्स है ही नहीं, तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, तो आप बोलेंगे कि उनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा को आप पहले से पढ़ते आए हो, जो कि गार्ड सेल से मिलके बनते हैं। तो जैसे ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ये मिलके स्टोमेटा को बनाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा से एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। ठीक है, सेकंड किस चीज से होता है, ऐसे लेंटिसेल्स होते हैं, जैसे लेंटिसेल्स होते क्या है, जो
वुडी स्टेम्स होती है, उन वुडी स्टेम्स में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, जो वुडी स्टेम्स होती है, जैसे सपोज ये एक स्टेम है ओल्ड ट्री की, ठीक है, इसमें से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत बड़े बना रहा हूँ मैं तो, अदरवाइज से बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे डॉट डॉट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। स्मॉल ओपनिंग्स होती है बार्क ऑफ अ ट्री में जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूट हेयर्स, ऑफ कोर्स, जब एक छोटा सा पौधा होता है, सीडलिंग होता है, उसके पास पत्तियां तो होती नहीं है, तो वो स्टोमेटा तो है नहीं। दूसरा, ये बार्क ऑफ अ ट्री तो काफी बाद में आती है, तो छोटे छोटे पौधे कैसे सांस लेते होंगे, तो रूट्स तो आ जाती, तो उसके जो रूट हेयर्स होते हैं उसकी मदद से भी सांस ले सकते हैं। तो छोटे पौधों की बात नहीं, इवन बड़े पेड़ भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये रूट हेयर्स को ये प्रॉपर्टी क्यों दी गई कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके, क्योंकि ट्री जब तक स्टोमेटास न ले आए या ट्री बहुत ओल्ड ना हो जाए तब तक लेंटिसेल्स तो नहीं हो सकते, तो लेंटिकुलर जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो सकता छोटे पौधों में। उसके बाद स्टोमेटल गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो कैसे जिंदा रहेंगे, तो रूट हेयर्स की मदद से जिंदा रहते हैं। ये जो डायग्राम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूट हेयर का एक सिंगल रूट हेयर का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, एपिडर्मल सेल सारी चीजें बता रखी है। ये वन सेल थिक होता है रूट हेयर्स, और यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है अगेन डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन आई थिंक आप लोग समझते हैं, ठीक है, जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और सॉलिड, लिक्विड या गैसेस का मूवमेंट होता है। तो ध्यान रखिए कि अगर डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब कि जैसे ये नेसल हेयर्स हैं और बाहर से ऑक्सीजन लेना है, तो नेसल हेयर्स में CO2 का परसेंटेज ज़्यादा है, तो CO2 अपने आप बाहर जाएगी। ऑक्सीजन का परसेंटेज बाहर ज़्यादा है तो वो अपने आप अंदर आएगा। तो ये मूवमेंट ऑफ गैसेस जो है वो विदाउट एनी एनर्जी तभी होता है जब वो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंटिसेल्स का बताया, देखो किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आ रही, CO2 बाहर जा रही है, तो ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। एक छोटी सी समरी हमने बनाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिसमें प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स है, स्टोमेटा, लेंटिल सेल्स, रूट हेयर्स, इनको भी हम लोगों ने कवर किया है, साथ में एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी हम लोगों ने कवर किया है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट मी in the chat in the space provided. Okay, so I hope you like this lecture. Thanks a lot. Thank you very much. Good day.